Hello students, welcome once again in our YouTube PDF online class. Students, today we shall study about the new chapter of class 7th civics, chapter number 3rd, how the state government works. Students, in this chapter we will discuss how the state governments work. It means that कि एक राज्य के अंतर्गत आने वाली जो सरकार होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो कैसे कार्य करती है, इनको हम लोग इस लेसन में डिटेल में जानेंगे। अब आइए शुरू करते हैं के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। हमने पिछले साल क्लास 6 में पढ़ा था कि सरकार कैसे काम करती है। तो सरकार जो है 3 लेवल पे वर्क करती है। हमने एक पिछले क्लास में पढ़ा था लोकल, स्टेट एंड नेशनल, अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर सरकार कार्य करती है। एंड लुक एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द सेम डिटेल। और इतना ही नहीं, हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में हम लोग राज्य सरकार के कार्य के बारे में या स्टेट लेवल के वर्क के बारे में जानेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, कैसे एक लोकतंत्र में ये काम करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो एक राज्य के सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम लोग एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, या जो विधायक बोलते हैं, और जो मंत्री होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट। वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। जो लोग हैं या हम जैसे लोग होते हैं, आम पब्लिक, वो अपने जो सरकार के से जो उनकी डिमांड होती है और वो जो मांगे होती है, उसको वो किस प्रकार से रखते हैं सरकार के सामने। इसी प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो उदाहरण होगा वो स्वास्थ्य से संबंधित होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन एक और हेडिंग के साथ, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात किसकी जिम्मेदारी। ठीक है, you can see that here are some students in the library and they are reading newspapers. Hey, look at this, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. देखो यहाँ पर ये पेपर में कह रहा है कि पानी की समस्या हो गई हमारे राज्य में और लोग बीमार पड़ने लगे हैं या लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, और बहुत सारे गांव में लोग जो थे वो दूषित पानी या गंदा पानी पी रहे थे। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स, जो नदियां हैं और जो टैंक वगैरह हैं वो सब सूख चुके हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस, और बुरी तरह प्रभावित जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर लोगों को दूर स्थानों से या बहुत दूर से पानी ढो करके लाना पड़ रहा है। पीपुल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। हमारा जो जिला मुख्यालय है पातालपुरम, वहाँ पर सप्ताह में 3 दिन ही उनको पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देयर ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, जो हमारा जिला चिकित्सालय है मरीजों से भरा पड़ा है। लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, उनमें से उन मरीजों में सबसे अधिक संख्या जो है वो छोटे बच्चों की है और वो सभी डायरिया से पीड़ित है। तो स्टूडेंट आप जान लीजिए, यहाँ पे डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो दूषित पानी पीने की वजह से होती है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? अब देखो बच्चे आपस में बात करते हैं कि टीवी में उन्होंने सुना है कि न्यूज बताया जा रहा है कि 10 लोग डायरिया से मरे हैं।
तो बच्चे कहते हैं क्या यह संभव है? क्या कोई रियली डायरिया से भी मर सकता है? क्योंकि बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है कि डायरिया यानी गंदा पानी पीने से भी जान जा सकती है। हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। और ये बच्चे आपस में बोलते हैं कौन जानता है ये, मुझे आशा है कि ऐसा न हो। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कोई भी ठंडा या कोई भी पेय पदार्थ बाजार से मैं न लूं। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह ही उसने एक लेक्चर यानी मुझे सुना दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ सिरीन। हाँ, तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या हो, जिम्मेदार खुद हो। और ऐसा करके बच्चे हंसते हैं। स्टॉप, तभी उनको एक पुलिस वाली जो महिला है उनको रोकती है, बच्चे रुकते हैं और पुलिस वाली महिला बच्चों से बोलती है कि दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दे हैव घेराव द एमएलएज रिलीजन्स। तभी क्या हुआ को बताती है कि यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एमएलए के हाउस का घेराव कर रहे हैं। द रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, यानी यहाँ पर एक रैली के कारण ये रास्ता जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। दे हैव घेराव द एमएलएज हाउस, ये लोग एमएलए के घर का घेराव किए हैं। तब बच्चे कहते हैं रियली वाई हैज डन समथिंग। तो बच्चे आपस में बोलते हैं कि क्यों, क्या वास्तव में ऐसा है, क्या कुछ हुआ है? तो पुलिस वाले जो है बोलते हैं हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन, क्योंकि लोग उनसे बहुत नाराज हैं कि जो उन्होंने वादा किया उसे पूरा नहीं किया। एंड वी डिमांड दैट the authorities take immediate actions to the bring the public health situation under control। तो वहाँ पर जो घेराव करने वाले जो लोग हैं उनमें जो उनके मुखिया थे या नेता थे वो कहते हैं कि अभी तुरंत जो सरकारी और जो भी सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो क्या करें, तुरंत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इमीडिएट एक्शन लें, अर्थात तुरंत कार्रवाई करें और पब्लिक हेल्थ जो सिचुएशन है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दुरुस्त करें, क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। और हमारे जो एमएलए हैं जिनको हमने चुना है उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये लोग आपस में बात करते हैं क्योंकि हेल्थ की समस्या है, खराब हो रही है और डायरिया के मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। What a loud voice he has, he must be a leader or something। तभी एक बच्ची कहती है कि कितना बुलंद आवाज है इनका, जरूर ही वह अवश्य ही एक नेता होंगे या नेता है। तभी एक लड़की बोलती है यस, आई saw him on TV too, he is a member of the opposition। हाँ, मैंने इनको टीवी पर देखा है और ये मेंबर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के ये नेता है। तो बच्चे आपस में ये बात करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु इज एमएलए। एमएलए कौन होते हैं? सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक हु इज एन एमएलए, यानी इसके पहले कि हम ये टॉपिक को आगे बढ़े, इसके पिछले ऊपर के पिक्चर स्टोरी में आपने समझ लिया होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हु इज एन एमएलए? इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, यानी ऊपर के भाग में आपने पढ़ लिया कि पातालपुरम के बारे में, ठीक है। यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर इटीसी, और आप संभवतः कुछ नामों से परिचित भी होंगे, कुछ आधिकारिक नाम जैसे कि कलेक्टर हो गए, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बोलते हैं, डीएम को। मेडिकल ऑफिसर यानी जो स्वास्थ्य विभाग का जो हेड होता है उसको मेडिकल ऑफिसर, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक नेम है। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? लेकिन क्या अभी कभी आपने एमएलए या कभी आपने लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना था? तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का नाम सुना था? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आपको आपके एरिया के एमएलए का नाम पता है? वैसे आप जान लीजिए एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। तो विधानसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको विधायक बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? अच्छा, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, जो रूलिंग पार्टी के भी या अपोजिशन पार्टी के,
क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, महिला है कि पुरुष है? आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है हमारे जो स्टडी है उसके एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, जो एमएलए होते हैं वो उनका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, यानी हम और आप ही उनको चुनते हैं। स्टूडेंट्स, जिन लोगों की उम्र 18 साल के ऊपर होती है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, वही लोग वोट करते हैं, उन्हें वोट का अधिकार होता है। तो जब हम इनको चुनते हैं तब ये जा करके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, और ये जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जितने भी एमएलएज होते हैं वो सभी मिल करके मेजॉरिटी के आधार पे गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा सीट होती है, सबसे ज़्यादा सीट वही सरकार बनाता है। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपुल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एमएलए होता है वो लोगों का क्या करता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। आइए नीचे के उदाहरण के साथ इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टूडेंट, आप जान रहे हो आपके कंट्री में कुल 28 स्टेट्स हैं इस समय। तो प्रत्येक जो आपका राज्य है, हर राज्य में अपनी एक क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, अर्थात एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर जो प्रत्येक जो राज्य है वो अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जहाँ पर चुनाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबलीज। स्टूडेंट यहाँ पर आइए और देखिए, यहाँ पर आपके सामने इंडिया का वन ऑफ द स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ को आपको 68 पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको मैं नंबर दिखा दे रहा हूँ जूम करके, देखिए ये है आपका 68 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बटा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज the people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly MLA। और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसीज यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक जो व्यक्ति है वो चुन करके क्या बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक कंस्टिट्यूएंसीज में चाहे कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं लेकिन जीतेगा कोई एक ही। अब you would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ मुख्य पार्टियों की बात करें तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये कुछ पार्टियां हैं। जब चुनाव होता है किसी क्षेत्र में तो ये सभी अपने अपने प्रतिनिधित्व खड़े करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पार्टी का कोई नाम नहीं होता है, तो ऐसे लोग वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं। इन सभी चुनाव लड़ते हैं, उसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट पाता है, जिसकी मेजोरिटी होती है, वो जीतता है, ठीक है। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि कैसे जो ये लोग होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यानी जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर यानी मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। तो इसके लिए जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज इन ए स्टेट। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसके एमएलए राज्य के जो आधे से अधिक जो सीट्स हैं, अगर उसको वो जीत लेते हैं तो उनको सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग मेजोरिटी कहते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है यानी जिसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, ठीक है। उस अब आइए बात करते हैं, एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो और इसके अलावा जितने लोग बच जाते हैं, जो एमएलए सरकार का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो इनको अपोजिशन बोलते हैं, अर्थात विपक्ष बोलते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 68 जो है निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अब with the help of the given table we can clear about the हिमाचल प्रदेश constituencies। लुक, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ टेबल, ये असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश 2017 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिसको 44 सीट्स मिला है 68 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, इंडिपेंडेंस यानी जो निर्दल होते हैं उनको 2, तो कुल मिला के 68। तो आप देखिए 68 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट 68 का हाफ होता है 34, ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर दिख रहा है कि उसने 44 सीट जो है वो गेन किया है। अगर बीजेपी यहाँ पर 34 से 1 सीट एक्स्ट्रा पा जाती, 34 जो कि आधा है 50% है, उससे 1 सीट अधिक पा जाती, अगर 35 सीट भी पा जाती तो क्या होती, वो सरकार बनाने में एबल होती। लेकिन इसके पास क्या है, उस नंबर से भी अधिक सीट है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये बता रहा है कि किस तरह से क्लियरली मेजॉरिटी के लिए जितना भी सीट होता है उसके आधे से 1 सीट क्या होता है, अधिक चाहिए होता है, और जो पार्टी पाती है उसको वो सरकार बनाती है। स्टूडेंट इसमें अब आगे देखेंगे कि जैसे जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है, मेजॉरिटी में होती है, तो वो तो सरकार बनाती है। लेकिन जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है और जो पहले नंबर की पार्टी से थोड़ा कम वोट पाती है लेकिन उसकी सीट की संख्या दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो वो मेन अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देखेंगे कि 44 बीजेपी का है और 21 कांग्रेस का है, तो कांग्रेस जो है यहाँ पर मेन अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट का जो रूलिंग है या जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रन करती है। आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी है वो उसके सभी जो MLAs है वो मिल करके अपने लीडर का चुनाव करते हैं और वही लीडर जो होता है उनका चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री बनता है। और इस केस में बीजेपी MLA जो है, जैसा कि वहाँ के एग्जाम्पल के थ्रू दिया है कि श्री जयराम ठाकुर जो थे उनको लीडर बनाया गया सर्वसम्मति से और उन्हीं को आगे चल करके चीफ मिनिस्टर बनाया गया 2017 में। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शन। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब देखो स्टूडेंट, वो चीफ मिनिस्टर ही है जो सरकार के अलग अलग मंत्रियों का चुनाव करता है उनकी योग्यता के हिसाब से या अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब आइए, और इस प्रकार से सरकार जो है अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में काम करती है। तो चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मंत्री हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक साथ मिल करके सरकारी विभागों और अन्य मंत्रालयों के सुचारू रूप से चलाए। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके अलग अलग जो कार्यालय होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। ये विधानसभा वो जगह होती है जहाँ सभी MLAs चाहे वो रूलिंग पार्टी को हो, सरकार के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी एक साथ बैठ के और चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं और किसी भी मैटर को डिस्कस करते हैं। Hence some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and other as a मिनिस्टर। कई बार जो MLAs होते हैं एक साथ दो जिम्मेदारी निभाते हैं, एक MLA के रूप में अर्थात अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, तो दूसरा एक मंत्री के रूप में। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, stay home, stay safe and stay happy. All the best, good luck.